अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार अगवानी पुलाव जो है वो तैयार होने जा रहा है। बहुत ही रिक्वेस्ट थी इस पुलाव के बारे में कि इसके बारे में टेक्निकल चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बनता कैसे है, इसके हर पॉइंट को हमने जो है इंशाल्लाह हाईलाइट करना है ताकि आप अपने घर पर मज़ेदार ओरिजिनल ऑथेंटिक जो है ना अगवानी पुलाव तैयार कर सकें। बात जब ऑथेंटिक या उसकी जो सीक्रेट चीज़ों के बारे में होती है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ होती हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम इल्म होता है। हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक दवाई लिख कर दे देता है, बस हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तक भी नहीं पूछते डॉक्टर से कि असल में ये 4-5 दवाइयाँ जो आपने लिखी हुई हैं इसमें से कौन सी चीज़ किस काम की आएगी। इसलिए कि ये भी इतनी भी अवेयरनेस जो है ना हमारे में अभी मौजूद ही नहीं है। अच्छा, मसला क्या है उसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाते हैं हम। बस ठीक है सर में दर्द हो रहा है, बस सर के दर्द की दवाई के लिए हम पहुंच गए और डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई लिख दी। एक हफ्ते के बाद पहुंचे कि भाई दर्द सही नहीं हो रहा, तो उसने दवाई चेंज की, फिर दोबारा उसने नई दवाई लिख दी। बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनको हमने पिछली दफ़ा भी बुलाया था। बहुत सारी बातें उनसे करनी है, इसलिए कि डॉक्टर साहब से जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आम तौर पर अक्सर डॉक्टर्स जो है उसके बारे में बताते नहीं हैं। तो लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये आपको डिटेल में बताएंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका बेसिक इलाज होगा कैसे। तो हमारे पास डॉक्टर सोहेल फारूकी मंगोन जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और सैयदा सबलीन जो है सैयदा सबीला जो हैं वो भी मौजूद हैं। दोनों हमारे पास मौजूद हैं और इनसे हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों की कॉल भी लेंगे, जो भी आपके जहन में प्रॉब्लम है या जो बात आप पूछना चाहते हैं उसके ऊपर जो है आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। सबसे मेन मसला जो है जिसके बारे में पिछले दफ़ा भी हमने जिक्र किया, तो बहुत सारी कॉल्स आई थी आप लोगों की और अभी भी आप कॉल करके हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछूंगा मैं कि सबसे मेन मसला जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा है वो ये कि घुटने का प्रॉब्लम, और इसके अंदर जो है ना लुआब ख़त्म हो जाना, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, आखिरकार नतीजा डॉक्टर मशवरा ये देता है कि अब इसका ऑपरेशन करवा लें। और ऑपरेशन जो है ना उसका सक्सेस रेट जो है ना वो मेरे ख्याल से कोई कितना % है? ऑपरेशन का सक्सेस रेट प्रॉपर इंडिकेशन में, प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर एक्सपर्ट करें तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अनवांटेड सर्जरी। जी जी जी, जिसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है उसको क्यों होती है? डॉक्टर साहब, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि वो ऑपरेशन होने के बाद वो थोड़ा बहुत भी चल फिर रहे थे, उसके बाद वो उस पर व्हील चेयर पर आ गए और आज बेचारे जो है ना वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रह गए। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अपना तारुफ कराऊँ। डॉक्टर सोहेल फारूक मग्गू मेरा नाम है और पाकिस्तान भर में मेरे क्लिनिक्स हैं। इस वक्त मेन क्लिनिक्स इस्लामाबाद में, कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर मुल्तान में, चौक अजीज़ होटल, और कराची में श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल पेन क्लिनिक के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं, और ब्लॉक 2 में। और इस पर मैं हर महीने 20 तारीख से 28 तारीख तक आता हूँ। ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजीज़ है, इंटेग्रेटिव मेडिसन है और मुख्तलिफ और चीज़ें हैं जो हमें मेडिकल सिस्टम में हेल्प आउट कर सकती हैं। तो सवाल आपने शुरू किया है नी जॉइंट से। बिल्कुल, जिसका ऑपरेशन जॉइंट जो है टॉप मोस्ट वेट बीयरिंग जॉइंट है और इसके अंदर आप जब 30-40 साल 50 साल तक चलते रहते हैं तो ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं कनेक्टिंग लिगामेंट्स। ठीक है, ये जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ढीला हो जाता है, तो इसके ऊपर जिसके ऊपर ये चल रहा है इसको मेनिस्कस कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस मेनिस्कस के साथ ही एक ACL लिगामेंट है जो इस हड्डी को इस हड्डी से ज्वाइन कर रहा है, सामने से और पीछे से। ये जब सब ढीले हो जाएंगे तो आपकी हर चाल पर जो ही आप चलेंगे ये घिसना शुरू होगा। और ये जो लिगामेंट्स हैं इसके अंदर नोसिसेप्टर यानी पेन क्रिएटिंग सब्सटेंसेस जो है ना वो बहुत बिल्ट हो जाएंगे, 1000 एंड मिलियंस की तादाद में। पेशेंट जो है ना अपने जॉइंट पे हाथ लगाएगा तो दुखेगा, तो बाहर तो जॉइंट नहीं पड़ा हुआ, बाहर तो लिगामेंट पड़े हुए हैं। तो बाहर वाला जितना स्ट्रक्चर दुख रहा होता है वो टेंडन और लिगामेंट्स की वजह से होता है। तो इसके लिए सर्जरी उस वक्त की जाती है जब
घुटना टेढ़ा हो जाए और तमाम मेथड्स फेल हो जाएं। लेकिन अगर घुटने का काम, एक जॉइंट का काम है मूवमेंट, अगर आपकी मूवमेंट पूरी है और सिर्फ दर्द है, दर्द की वजह से डॉक्टर कहता है यहाँ से कटवा लो, यहाँ से कटवा लो, नया इस पहना देंगे कवर, यानी आर्टिफिशियल दूसरा जॉइंट लोहे का डाल देंगे, दिस इज आई थिंक अनएथिकल। ठीक है, बिकॉज पेन की वजह से आपका घुटना बदल रहा है, जबकि आपकी मूवमेंट तो पूरी है और जॉइंट का मेन फंक्शन ही मूवमेंट है। आप आर्टिफिशियली क्यों लगाना? आप दूसरा सवाल आपका है कि नाकाम क्यों होता है? नाकाम इसलिए होता है कि बाहर वाले लिगामेंट तो डैमेज हुए होते हैं, उनको तो हम नहीं छेड़ते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने एक्स्ट्रा जो चीज़ लगाई है उसकी वो फिटिंग ठीक नहीं है। जैसे आप जूते की दुकान से छोटा जूता पहन लें या बड़ा जूता पहन लें, दोनों सूरतों में खड़केगा, सही बात है, दोनों में आपको तकलीफ देगा। तो इसमें जो भी आपके सर्जन है उसकी एक्सपर्टीज बड़ी इन्वॉल्व है, इसके रिस्क बड़े इन्वॉल्व है। अगर ये एक दफ़ा काट दिया, ये भी काट दिया और आपको छोटा बड़ा लग गया या इन्फेक्शन हो गया, ये लिगामेंट्स ढीले हैं, ये तंग कर रहे हैं, तो आपकी पेन को दुनिया का कोई बंदा नहीं ठीक कर सकता। मैंने एक बीच में, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने ये सुना था कि इसके अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं हमारी, जो टांगों के अंदर से जाके वहाँ पर जुड़ती हैं। उसमें अगर तमाम वेन्स बराबर बराबर ना जुड़ें ऑपरेशन के दौरान, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती दोबारा से। नहीं, इसमें उसका इशू नहीं होता है। इशू ये होता है कि ये लिगामेंट्स जो साइडों पे सामने से, ऊपर से, नीचे से ये ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, ये लिगामेंट्स होते हैं सिरी पाए में, जो पाए के साथ जो लिगामेंट्स होते हैं बड़े बड़े, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से ज्वाइन करते हैं, वो लिगामेंट कहलाते हैं। ठीक है। और टेंडन वो होता है जो आप बोंग में गोश्त इस्तेमाल करते हैं और आखिर में वो वाइट सी एक शीट होती है जो हड्डी के अंदर चले जाती है, वो टेंडन है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो जब ये डैमेज होता है तो ये किसी चीज़ से नहीं ठीक होता, सारी उम्र आप दवाई लेते हैं। अच्छा, ठीक। इनको रिपेयर करने के लिए रीजेनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी, जिसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या स्टेम सेल एडल्ट ऑटोलोगस या हम डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी, ये नई चीज़ें अमेरिका में 2004 से फुली एस्टेब्लिश हो गया था, 2008 में मैंने शुरू किया है इसको पाकिस्तान में, तो उस पर हमने काम किया और उसको रिपेयर किया जा सकता है। इससे पहले स्पोर्ट्स इंजरी भी यही होती है, टेंडन लिगामेंट से इंजर्ड होते हैं ना, तो अगर तो कट गया तो उसकी रिपेयर करेंगे सर्जिकल। ठीक है। अगर वो खिंच गया तो देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी और प्रोलोथेरेपी। क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, उनकी इंजरी अक्सर पैरों में हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको भी इसी स्टेम सेल के जरिए अगर तो टेंडन जो है ना या लिगामेंट, उसका टेंडन इवल्स हो गया, जड़ से उखड़ गया, तो वो तो नहीं हो सकता, वो सर्जरी है। अदरवाइज जो खिंच गया है, ढीला हो गया है, अब वो भागता है, ये ढीला खड़क रहा है, तो उसकी रिपेयर हम करते हैं। ये नहीं, हमसे मुराद ये है कि हर वो बंदा जो रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी या प्रोलोथेरेपी पे काम कर रहा है पाकिस्तान में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ही इसको करेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था, मुझे बहुत सारे सवालात थे जो लोगों ने भेजे हैं और मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब मल्टी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो मैंने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको जो ऑन एयर जवाब दूंगा। मैदे की प्रॉब्लम 20-20 साल, 25-25 साल से होती है, तो ओमोपोरोजोल या मैदे की जो वाइट कलर की दवाई होती है वो पी लेना, और इसी तरह से मुस्तकिल चलता रहता है मामला, तो और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा होता, बस दवाइयों पे डिपेंडेंट होता है इंसान। तो ये ज़रा बताएंगे कि ये बेसिकली मैदा एक दफ़ा ख़राब हो गया और उसके बाद सही नहीं हो रहा, सालों साल दवाइयाँ जो है ना, वो तेज़ाबियत, खट्टी डकारें आना और ये इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं। जी, जो मोस्ट कॉमन इस दौर में जो नया बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर एक, जी, पायरोलाई, ये ऐसा इन्फेक्शन है जो स्टमक के अंदर बिल्ट होता है। स्टमक अल्लाह मियां ने बनाया होता है। ये जो एच पाइलोरी जो होता है, एच पाइलोरी की बात कर रहे हैं, हेलिकोबैक्टर, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो उसको उसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर रहता है। अच्छा, ये जो है ना एसिडिक मीडिया में रहता है और अंदर जाकर जब ये आप खुराक खाते हैं तो मुंह के अंदर जो है ना अल्कलाइन मीडिया है, ठीक है, इसके अंदर हमारे बिलियन एंड ट्रिलियन जो बैक्टीरिया है वो एंजाइम बनाते हैं उसको हजम करने के लिए,
और लुआब उसके साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद वो जो खुराक है आप नीचे गुजार देते हैं। हाँ ठीक है, पेदे में नीचे चला जो है ना जो बैक्टीरिया जो अल्कलाइन मीडिया में रहने वाला है जब दूसरी जगह जाएगा अगर वो जिंदा रहेगा तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। अच्छा, ठीक ये है। कुदरत का निज़ाम है। ठीक वहाँ कुदरत ने क्या दिया, तेज तेजाबी एटमॉस्फेयर दी। ठीक है, मैदे उस के अंदर तेजाब में वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा मर जाएगा। और वो जो खुराक है वो हजम हजम हो हो जाएगी। ठीक है। एसिड से गुजरने के बाद जब एसिड में नहा जाएगा और पूरा वो हजम करने के काबुल हो जाएगा तो फिर वो छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में अगेन उसको अल्कलाइन मीडिया मिलेगा। ठीक, वो जो तेजाबी मीडिया में रहने वाले बैक्टीरिया हैं जब इंटेस्टाइन में जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ उसको अल्कलाइन मीडिया ठीक मिलेगा। है, ठीक है, ठीक है, उसमें फिर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए आप इन्फेक्शन से बचे रहते ठीक हैं। है। जब ये पीएच जिसे कहते हैं तेजाबियत, ये हम चेंज करते हैं मसलसल काफ़ी लंबे अरसे से, तो फिर हम एक ऐसी एटमॉस्फेयर दे देते हैं जिससे मसलसल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ठीक तो इसलिए इन दवाइयों का लॉन्ग टर्म जो है साल खाना ये ख़तरनाक है। खतरनाक। तो ठीक सर है, ये जो पेन किलर्स भी यूज होती है हमारे नी पेन के हवाले से या बैक पेन के हवाले से, ये तो उनका मैं भी एक फैक्टर पूछना होता चाह रहा था है। कि ये जो हाँ। किडनी वगैरह पे अक्सर अफेक्ट करती है ना ये जो सारी पेन किलर्स ही दे रहे जो होते हैं हाँ। डॉक्टर्स नी हाँ पेन के जी, हवाले ये से। जितनी भी पेन किलर है असल में इनका कोई रोल नहीं है जी। अच्छा, ठीक है। दुनिया में किसी डॉक्टर ने आज तक वो दवाई ईजाद ही नहीं की जो आपके टिश्यू को रिपेयर करे, ये अल्लाह मियाँ आपको भेजता है, देकर ठीक भेजता ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है, तो सॉरी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे लेकिन टाइम जो ब्रेक का जो है ना वो भी आ गया, तो आपने कहीं जाना नहीं है और इंशाल्लाह इसको गौर से और अपने पेन और कागज़ लेकर इसको लिख लें। ये सब बातें कहीं कहीं होती हैं और कभी कभी होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह बेहद काम आने वाली चीज़ें हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस हो रही है और अब मैं जाऊंगा एक अर्कुन निसा का दर्द होता है जो अक्सर हमने और आपने सबों ने सुना हुआ होगा। आप कॉल भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो। तो हम पहले ये जो घुटने का आखिरी हमारा वो रह गया था उसको हम करने के बाद घुटने पे कुछ अर्कुन बात निसा। करनी रह गई थी। घुटने का जो है ना जी, बात ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसके अंदर गंठिए में लिगामेंट टेंडन इंजरीज होती है, लेकिन अंदर से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वाली लेयर होती है जो एक सिक्रीशन देती रहती है जिसने लुब्रिकेट करना होता है। ठीक है। और उस लुब्रिकेशन सिस्टम जब डैमेज तब होता है जब ये उसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर स्वेलिंग आती है। उस स्वेलिंग से घुटना जो ना और डैमेज हो जाता है। तो जब आपका इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए, फिर गोड्डियाँ टेढ़ी हो जाएं, हम कुछ ना कर सकें, पेशेंट ऑपरेशन के काबिल ना हो, तब हम उनकी नर्व सप्लाई जो घुटने से दर्द की कंडक्ट करती है ब्रेन तक, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे। और इसके केमिकल न्यूरोलिसिस भी किया जा सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी की जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी थोड़े लोगों के पास है, सेफ है। केमिकल न्यूरोलिसिस से यहाँ 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 और इस जगह पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उससे नर्व्स को डैमेज करके उसकी कंडक्शन सिस्टम रोक कर हम उसकी पेन को कम कर देते हैं। यही निज़ाम जो है ना कैंसर पेन में भी यूटिलाइज होता है। जो सेंटर आपकी जो लिवर का कैंसर है या पेनक्रियाज का कैंसर है, तो पैरास्पाइनल एरिया में पीछे जाकर तो सिंपैथेक्टमी करते हैं, इसको कहते हैं सिंपैथेक्टमी। तो वो अल्कोहल के इंजेक्शन लगाकर उसकी जो है ना सिग्नल को रोक देते हैं, पेशेंट की जितनी लाइफ है बकिया वो ठीक हो जाती है। टाइम थोड़ा अगली बात करेंगे हेडेक पर, हेडेक के बाद करेंगे बैक एक पर, फिर सियाटिका पर। हेडेक जो है हमारा, जिसको मिग्रेन जो लोग कहते हैं, मिग्रेन भी सूडो मिग्रेन होता है और ट्रू मिग्रेन। ट्रू मिग्रेन तो वास्कुलर हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, कई चीज़ होती है। लेकिन आजकल की मॉडर्न साइंटिफिक दौर में ये जो मिग्रेन है बहुत सारा इन लिगामेंट से आता है, जो सर के बेस के ऊपर जो लिगामेंट अटैच हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ टेंडर पॉइंट्स हैं और इसकी पेन सीधा आँख में इधर इधर आती है। इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्से की अलहदा सप्लाई है। यहाँ आप उसको रिपेयर कर देंगे। पेन 20 साल का भी है, 20 साल से चल रहा है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, ये ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर रिपेयर करेंगे गर्दन के, रिपेयर यहाँ से करेंगे, यहाँ से उसको सुन करेंगे, पता चल जाएगा दर्द ठीक हो गई है।
ठीक है, वो परमानेंट हम इलाज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से इनके अंदर नाक के पीछे जाकर एक लिगामेंट है, स्फिनोपैलेटल गैंग्लियन कहते हैं उसको। वो हाइपर इरिटेबल हो जाता है, उसकी इरिटेशन से ऐसे पेन जाती है। ये पेन भी पेशेंट को मिग्रेन बनाया होता है, सारी उम्र लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, हाँ, इसको सही भी हम बस। ब्लॉक करके 3-4 दिन में ठीक कर सकते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, मेरा आज का विजिट का मकसद ये है कि मैं लोगों में अवेयरनेस दे दूं कि आपकी पेन जो है ना, हम बहुत आसानी से लॉन्ग टर्म, जो आपके 20-20 साल से, मेरा सबसे जो लंबा पेशेंट था जो मिग्रेन की दवाई खा रहा था, 23 साल से खा रहा था। ठीक है, 3 दिन की ट्रीटमेंट नाक के पीछे दी, ठीक हो गया। इसी तरीके से बैक में लिगामेंट है, 15 से 20 साल तक से लोग दवाई खा रहे होते हैं। ये झटका लगा था उसको, व्हिप्लैश इंजरी जिसे कहते हैं, ये लिगामेंट इंजर्ड हुए, उससे आँख में इधर इधर 3 जगहों पे दर्द आ सकता है। जब भी कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ आती है, उसको हम पीछे से रिपेयर करें, खाली ग्लूकोज के या PRP के या स्टेम सेल के, व्हाट्सोएवर वी डिसाइड ऑन एग्जामिनेशन, हम उसको रिलीफ परमानेंट दे सकते हैं। अब ये एरिया वो आता है। फिर ये नेक इंजरीज हैं, व्हिप्लैश इंजरीज, इनको हर चीज़ जो इसको इससे ज्वाइन कर रही है, इसको इससे ज्वाइन कर रही है, इसको ये जॉइंट, जिसको फ्रेशर जॉइंट कहते हैं, ये जब खिंच जाते हैं, इनकी दर्द मुसलसल है, जो गर्दन में होती है ना। गर्दन। हाँ, जी, ये गर्दन वाला एरिया। ठीक है। तो इनको हम रिपेयर के लिए इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक ठीक आगे चले जाते हैं, जो सबसे जो कॉमन एरिया है वो बैक एक का एरिया है। ठीक। बैक जो है हमारे ये स्ट्रक्चर है 4/6 फुट का, जिसमें शदीद दर्द रहती है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जिसको वो अपना अर्को निसा निसा जो है, यहाँ से निकलने वाली नर्व के ऊपर ये जो डिस्क है, वो उसका दबाव आता है। दबाव से कभी भी किसी को अर्को निसा नहीं होता। दबाव से जो अंदर न्यूक्लियस प्रोपल्सस एक चीज़ है, केमिकल होता है, वो जब आके इरिटेट करे तो फिर वो नीचे शूटिंग पेन जाती है। अच्छा, कमर से शुरू होकर पैरों में पैरों जाता तक जाती है। लेकिन ये दर्द जो है ना, ये बैठने में ज़्यादा होती है, खड़ा होने में ज़्यादा होती है, चलने में कम हो जाती है, लेटने में कम हो जाती है। ठीक ठीक है, इसलिए डिफ्रेंशिएट आप घर बैठकर कर सकते हैं, घर को निशा है भी सही कि नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा बैठने से होती है, क्योंकि बैठने से 12-15 गुना ज़्यादा वजन पर इसमें पड़ जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका खड़ा होने में ये कंफर्ट जोन आ जाता है, चलने में खड़ा होने में दर्द बढ़ जाती है, चलने में कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती। आ जाता है ये लिगामेंट जो इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको ये फेसेट को ज्वाइन कर रहे हैं, ये फट जाते हैं, झटका लग जाता है, या ये सैक्रोइलिक ज्वाइंट खिंच जाता है। इसकी दर्द भी टांग में जाती है, बिल्कुल पीछे पेशेंट चल नहीं सकता। ये इलियक बोन है, ये हमारा सैक्रल है, ये जॉइंट है सैक्रोइलिक, ये मोस्ट कॉमन है। इसकी भी दर्द टांग में जाती है। और यहाँ से पट्टे बटक्स के अंदर ये मसल्स हैं, इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। पेशेंट कहता है जी मुझे यहाँ दर्द है, हिप्स के साथ उधर दबा रहा होता है, सीवियर पेन होती है, और वो भी टांग में जा रही होती है, क्योंकि उसके नीचे से नर्व जा रही है, शैटिक नर्व, तो उसकी भी पेन नीचे है इसको, तो इसको कहते हैं सूडोशैटिक है। इसकी ट्रीटमेंट प्लान ही डिफरेंट है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे यहाँ अनपढ़ आदमी MRI करा लेता है, जिसको मैं डॉक्टर कहता हूँ। अनपढ़ डॉक्टर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको ये पता नहीं कि MRI कब कराना है, कब नहीं कराना। ठीक है, खामखा पेशेंट के तो पैसे नहीं लगवाने, आप उसको MRI लिख देते हो, जबकि आपको पता ही नहीं आप चाहते क्या हो, शैटिका है या नहीं है, डिस्क इंजरी है या नहीं, आप देखना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, आपने देखा कि L4-5 L5S1 डैमेज हो गया। L4-5 L5S1 40 साल के बाद बुढ़ापे में जैसे एज होती है, एजिंग आती है, हर एक की डैमेज होती है। सीवियर, सिर्फ डॉक्टर का ये काम है कि या L4-5 L5S1 इस पेशेंट को तंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तंग कर रहा है, उसका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इसकी सर्जरी करने से इसको फायदा होगा या नहीं। अब अगर उसको L4-5 L5S1 MRI में दिखा दिए और सर्जन ने कन्विंस कर लिया और पेशेंट को उसने खोल के उसको ये जगह काट दिया, ये जगह खोल दिया, अब वो इम्बैलेंस हो गया। अब वो पेशेंट चल रहा था, अब व्हील चेयर पे आ गया, चलते फिरते भी व्हील चेयर पे आ गया। हाँ जी, अब जो है ना, आपने डॉक्टर्स ने उसको अपने कम इल्मी से कह लें या लालच में कह लें, जो कुछ भी किए, लेकिन उसकी सर्जरी करके उसको बर्बाद कर दिया। तो ये अवेयरनेस आम लोगों को खुद भी होनी चाहिए कि शैटिक नर्व जब भी डैमेज होगी, वो ऊपर से लेके शूटिंग तक पेन नीचे तक जाएगी, और जो टेंडोनल लिगामेंट की पेन है वो डिवाइड होगी, थाई में होगी, पिंडली में होगी, पैरों में होगी, और जगह चेंज करती जाएगी। शैटिक पेन जो है ना, अपने खसूसी प्रोग्राम के तहत जितने कदम चलने के बाद होती है या जिस पोजीशन में होती है, मुसलसल उसी पोजीशन में होगी। अच्छा, जो जगह चेंज लिगामेंटल पेन है
आपका ये लिगामेंट अब यूज हो रहा है, यहाँ दर्द आएगी, आपने बैठ के चेंज कर लिया दूसरी जगह तो यहाँ प्रेशर आ गया, इधर दर्द आ गई, वो ठीक होगी। हाँ। तो ये लिगामेंट और टेंडन पेन होती है जो जिस पर उसका दबाव डाला आपने, ठीक। तो वो दर्द करने लग गया, दबाव रिलीव कर दिया तो पेशेंट उस वक्त कहता है अब तो मैं ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये वेरिएबल होता है। अक्सर मैंने 4, 5, 6 का सुना है मैंने। L4, 5 L4, S1 जो है ना, हाँ। ये आपका भी डैमेज है, मेरा भी डैमेज है, जहाँ जो भी 40 साल के ऊपर है सबकी डिस्कें ऐसी होती हैं। डैमेज होनी है 70% जो रॉन्ग सर्जरी होती है इसको दिखाकर की जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। क्या उसका रिलेशनशिप शैटिका के साथ है भी सही कि नहीं है, ये देखना जरूरी है। ठीक है। अच्छे न्यूरो सर्जन गलत सर्जरी नहीं करते, सही बात। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो या बहुत सारे लोग ऐसे अनएथिकल काम करने में कोई मजायका नहीं समझते। ठीक। तो आम लोगों को अवेयरनेस माशरे में होनी चाहिए सही बात। कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। आमतौर पर सर्जरी तब की जाती है जब हर मुमकिन तरीका फेल हो जाए, या टांग सूखना शुरू हो जाए, पैर लटक जाए, पेशाब का कंट्रोल खराब हो जाए, या सुन्न होनी शुरू हो जाए टांग। ठीक है, इनमें तो सर्जरी की जा सकती है। लेकिन सर पेन कॉमन हम जैसी एज में भी है पोस्चर की वजह से, तो उस दैट इज स्टैंडर्ड लिगामेंटल इंजरीज पोस्चर की वजह से, क्योंकि पोस्चर मेंटेन कर रहा है टेंडन आपका लिगामेंट। तो ये अगर आप अच्छी एक्सरसाइज प्लान करें, उनकी ब्लड सप्लाई अच्छी करें तो वो ठीक हो सकता है। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कायरोप्रैक्टर के हवाले से। हाँ बिल्कुल। तो कायरोप्रैक्टर जो है ये बड़ा अच्छा फील्ड है। होता ये है कि जब आपका कोई डैमेज हो जाता है तो वहाँ स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, वो जो लिगामेंट टेंडन है वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं पट्टे भी, और वो फेशियल जॉइंट खसूसी तौर पर, तो वो अकड़ाव में आ जाता है। जब चीज़ें अकड़ाव में आ जाती है तो वहाँ जाने वाली ब्लड सप्लाई रुक जाती है, दबाव में आ गई। ठीक है, जब वो कायरोप्रैक्टर उसको झटका देता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है, तो वो जो स्पाज्म है उसका ब्रेक करने से, उसको ब्लड सप्लाई बेहतर होने से पेशेंट को रिकवरी मिलती है। सही। लेकिन अगर उससे नहीं रिकवरी हुई, बार बार आप जा रहे हो, तो आपका केस नहीं है कायरोप्रैक्टर का, वो लिगामेंट टेंडन की रिपेयर का केस है। उसको कोई प्रोलोथेरेपिस्ट, चाहे वो डॉक्टर सोहेल है या रॉस हाजर्स अमेरिका में है, कोई भी कर सकता है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं इस पे स्क्रीन के ऊपर, और डॉक्टर सोहेल साहब जो है 8 दिन तक मौजूद हैं यहाँ कराची में। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं जाकर उनसे मशवरा कर सकते हैं। तो स्टेम सेल वगैरह जो भी है, जो बेहतरीन तरीक़ाकार है आजकल जदीद, उस पर जो है इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इनसे बात करके मुझे तो बहुत खुशी हुई, इसलिए कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, और आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर बुलाऊँगा मैं आपको, मुख्तलिफ चीज़ें, और वो जो 35,000 का इंजेक्शन लगता है उसके बारे में बात रह गई है, वो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा कि वो 35,000 का इंजेक्शन लगा देते हैं पैर में, लेकिन वो कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता। तो बहरहाल आप पैसा कमाने का एक आजकल ज़रिया बन गया है, और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, अल्लाह रहम करे सब पे, सब नहीं है लेकिन हाँ अब जिस वजह से हो रहा है, आप लुब्रिकेशन 35,000 का 3 महीने के लिए लगा दे, भाई 3 महीने का लगा दे, अल्टीमेटली आप कब तक लगाएंगे? हाँ, कितनी दफा लगाएंगे? 10 साल जिंदा रहना, ज़रूर तकसीम करने आपको। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और बनाते हैं अगवानी पुलाव। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार अगवानी पुलाव जो है वो तैयार होने जा रहा है। और अगवानी पुलाव बनाने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगवानी पुलाव बनाने के लिए हमें थोड़ी सी एक दरमियानी सी प्याज स्लाइस हुई हुई वो चाहिए होगी, और चिकन में, मटन में और बीफ, तीनों में आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास उसमें बनाएं। हाँ, एक और चीज़ है, वो है दुम्बा। जिन लोगों को पसंद है दुम्बे का गोश्त, वो दुम्बे में भी इसको बना सकते हैं।
लेकिन दुम्बे के गोश्त में बनता है तो बहुत ही अलग फ्लेवर इसका आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अक्सर लोग जहन में एक खाम ख्याली जिसको कहते हैं ना, वो रहता है कि पता नहीं जो दुम्बे का गोश्त है ना उसमें महक होती है और ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने टेस्ट ही नहीं किया हुआ उसको पता कैसे चलेगा कि दुम्बे का गोश्त जो है वो सही है या नहीं है। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जो बकरे का गोश्त है और दुम्बे का गोश्त है, पूरी दुनिया में मैंने बहुत सारे मुल्कों में काम किया, लेकिन जो हमारे यहाँ के दुम्बे का गोश्त और मटन में जो खुशबू है, ये जो टेस्ट है, वो और कोई दुनिया में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा महक ज़्यादा होती है बाहर के दुम्बे में या जो बकरे का गोश्त होता है, या फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम भेड़ कहते हैं, भेड़ का गोश्त, वो भी बहुत ज़्यादा बिकता है मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर। उसके अंदर महक ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारे वाले उसके, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसकी महक को दूर करने के लिए हमें बहुत जतन करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए कि मैंने बाहर रहा हूँ और मैंने उसके ऊपर काम भी किया हुआ। हमारे पास कॉलर है उज़्मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, खैरियत से जी भाई। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। ठीक है। और आप जो ये टोटके बताते हैं ना, जी, मसलन इलाज बताते हैं, जी 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 जी, इसके लिए तो मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा भी वेट काफी बढ़ता जा रहा है। अच्छा ठीक तो है। एक दिन मैंने टीवी लगाया, लाइट गई हुई थी, तो एक साहिबा आपसे पूछ रही थी, आपने उन्हें बताया कि 1 कप सौंफ का अर्क और 1 कप पानी, और उसके साथ क्या चीज जो आपने कहा था कि मैं 15 दिन में आपको टाइम देता हूँ। हाँ हाँ, और 15 दिन में उन्होंने माशाल्लाह 15 दिन के अंदर 1-1.5 किलो वजन कम कर लिया अपना ना, ठीक है। अच्छा चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अमलतास की फली, अमलतास की फली जो होती है वो इस तरह से इतनी चौड़ी होती है, जो अभी मैं आपको लकड़ी दिखा रहा हूँ, ये अभी अब टीवी पे, हाँ बिल्कुल इतनी होती है, और काले रंग की होती है। अमलतास की फली कहलाती है। वो सख्त होती है बहुत। इसको तोड़ लिया जाता है, इसके अंदर से गूदा होता है, उसको निकाल लिया जाता है, चमचे से निकालते हैं उसको, ठीक है। अमलतास की फली 6 इंच का टुकड़ा, अमलतास की फली को बीच में से काट लिया, उसमें से गूदा निकाल लिया। 1 कप सौंफ का पानी, यानी कि अर्क सौंफ। अगर अर्क सौंफ लेने जाने की में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो 1 खाने का चम्मच जो है ना सौंफ, वो 2 कप पानी में डाल दें, और ये 6 इंच का टुकड़ा जो अमलतास की फली का टुकड़ा है, उसके अंदर का गूदा निकाल कर वो भी डाल दें उसी में, ठीक है। और उसको बॉईल करें। जब वो 2 कप 1 कप हो जाए, छान लें। सौंफ भी ज़ाया कर दें, अमलतास की फली की जो उसमें डंडियाँ वंडियाँ होंगी वो भी ज़ाया कर दें। आपके पास एक ब्राउन कलर का पानी जो है वो बच जाएगा। उसको आपने निहार मुँह लेना है, ठीक है, या रात को सोने से पहले लेना है। या तो निहार मुँह लेना है या रात को सोने से पहले लेना है, जो आपको पसंद हो उस टाइम पे लेना है, और एक ही टाइम पर लेना है। ये नहीं कि आप सुबह एक दिन सुबह और एक दिन रात को, ऐसा नहीं करना है। आपने या तो रात को लेना है सोते वक्त, या फिर सुबह लेना है, ठीक है। और जो खातून जिन्होंने 15 दिन के बाद मुझे कॉल की थी, उनके 1-1.5 किलो वज़न माशाल्लाह कम भी हो गया, और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत सस्ती रेमेडी है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड है, और काफ़ी तेज़ी से वज़न ये कम होता है। अमलतास की फली 6 इंच का टुकड़ा, और 1 खाने का चम्मच सौंफ, 2 कप पानी, बस बॉईल करके 1 कप कर लेना है। छान कर इसको नीम गरम करके पीना है, ज़्यादा गरम नहीं पीना, चाय की तरह नरम कर इसको नीम गरम कर लेना है, उसके बाद आपने इसको पी लेना, ठीक है। हमारे पास यहाँ प्राण जो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, और इसको हमने मिक्स किया, और इसके बाद मैंने इसमें दही 1 कप शामिल कर दिया, और इसके साथ मैंने चिकन भी शामिल कर दिया इसके अंदर। और इसमें मसाले जो है ना वो क्या क्या हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3 अदद, काली मिर्च कुटी हुई है 1 चाय का चम्मच, लौंग 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, और नमक हस्बे ज़रूरत,
ये हम ऐड कर देंगे, इसलिए कि हमने राइस को भी बनने डालना है, तो राइस का नमक भी इसी में शामिल कर देना है, ठीक है। और इसे आपने मिक्स करने के बाद, और कोई मिर्च मसाले वगैरह नहीं डलते हैं अगवानी पुलाव के अंदर, वो इसी में बनता है, ठीक है। और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। चलें, यहाँ हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और साथ में हमने राइस को जो है ना वो पुलाव की तरह का राइस बनेगा ही, और इसके अंदर फिर हम इस मसाले को ऐड करेंगे। और गाजर जो है उसको कद्दूकश कर लें, और किशमिश, काली किशमिश अगर मिल जाए तो वो अच्छी है, जो पुलाव में डलती है, काबली पुलाव यानी कि अगवानी पुलाव के अंदर, तो वो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसको थोड़ा सा चीनी और पानी में इसको हमने पका लेना है। और हमारे पास रेहाना है रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप अफगानी पुलाव बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन बनानी नहीं आती। बहुत सिंपल है, वो बहुत आज आपसे सीखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह, आपको आप बना लेंगे घर पे, बिल्कुल ठीक है जी जी। और दूसरा गुलजार भाई, मैंने ये पूछना है कि मेरी बहन है तकरीबन 40 प्लस है, उन्हें बहुत शदीद खांसी है, वैक्सीन लगवाने में थोड़ी सी लेट हो गई है, एलर्जी की लगवाती है वैक्सीन, अच्छा तो लेकिन अब लेट हो गई है, लेकिन बहुत बुरी हालत हुई है उनकी खांसी। अच्छा, तो खुश्क ठीक। खांसी है, कभी रेशा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा खुश्क है, रात को खांसी। सो नहीं सकती, इतनी शदीद खांसी है उन्हें। ठीक है। तो वो एलर्जी का कोई इंजेक्शन लगवाती हैं क्या? जी लगवाती हैं, उससे थोड़ा लेट हो गई हैं, बाद में लगवाया उन्होंने, 2 महीने बाद लगवाया, कहने अच्छा। लगी कि शायद अब के ना हो, हाँ, लेकिन हाँ। बहुत शदीद खांसी हुई है उन्हें अब अच्छा के। ठीक है, चलें मैं एक कहवा बताऊंगा, इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करें, सही हो जाएगा मामला, ठीक है जी बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने लेना है 50 ग्राम बरगे गाव जुबान, 50 ग्राम बरगे गाव जुबान लेना है, बनफशा के पत्ते आपने 50 ग्राम लेना है, हंसराज बूटी 50 ग्राम लेना है, और मुलेठी 50 ग्राम लेना है। ये चारों चीज़ों को कुटवा लें पंसारी की दुकान से मोटा मोटा, और इसको जो है ना 1 चाय का चम्मच सवा कप पानी में डालकर उबाल लें, बॉईल कर लें। और बॉईल करने के बाद इसको 1 कप करने के बाद इसको जो है चाय की तरह सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात सोने से पहले, ये 2 टाइम आपने लेना है। और अगर आपको शुगर नहीं है तो आपने इसमें काला गुड़, जो पुराना गुड़ होता है वो मिल जाता है, वो थोड़ा सा ऐड कर दें, 1-2 इंच का टुकड़ा, और इसकी चाय बनाकर सुबह 1 घंटे नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात को सोने से पहले थोड़े दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और बच्चों को अगर है सीने में बलगम और खांसी और इस टाइप की चीज़, तो चाय के चम्मच से, और छोटे बच्चों को, थोड़े बड़े बच्चे हों तो जो खाने का चम्मच होता है उससे 2-3 चम्मच पिला दिया करें, तो इंशाल्लाह ये सीने का मसला, गले का मसला, बलगम जो हो जाती है, या साइनस का मसला होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएंगी, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अपना रात को सोते हुए अक्सर बहुत सारी जब खांसी शुरू हो जाती है तो पूरी नींद ख़राब हो जाती है। और कोशिश करें जब भी रात में अगर असली आपको मक्खन कहीं से मिल जाए, या असली घी अगर आपको मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा अगर खांसी रात में होती है तो जो कहवा मैंने बताया उसके अंदर आधा चमचा जो है ना असली घी का डालकर और उसको पी लिया करें, तो गला जो है ना वो तर रहना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का गला खुश्क होता है रात में सोते वक्त, तो बहुत अच्छा तरीक़ाकार ये है कि रात में अगर आप कोई भी ग्रीन टी अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर आधा चम्मच जो है ना आपने जो देसी घी होता है उसको मिलाकर और उसको चाय की तरह पी लें, रात को सोने से थोड़ा पहले पिएं, तो इंशाल्लाह ये रात में आपको खांसी होना या गले में खराश जो होती है वो नहीं होगी। यहाँ पर बन रहा है अगवानी पुलाव, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अफगानी पुलाव अज्जा, सेला चावल आधा किलो, चिकन हड्डी वाला 1 किलो, प्याज 1 अदद, किशमिश आधा कप, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, गाजर कद्दूकश 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 से 3 अदद, दही 1 कप, इलायची कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, चीनी 1 खाने का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चावलों को धोकर साफ कर लें और 1 से 2 घंटों के लिए भिगोकर छोड़ दें। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें दालचीनी लौंग डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, लहसुन और चिकन भी शामिल कर लें।
अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दही, काली मिर्च, इलायची, नमक, साबुत जीरा शामिल करें। जब आमेज़ा खुश्क हो जाए और तेल छोड़ दे तो 1 से 1.5 जग पानी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब चिकन गल जाए और यखनी तैयार हो जाए तो चावल शामिल कर लें। जब चावल तैयार हो जाए तो दम पर लगा दें। अब एक पैन में गाजर, कद्दूकस, किशमिश, चीनी और पानी शामिल करके 3 से 5 मिनट के लिए पकाएं। अब इस आमेज़े को पुलाव पर डालें और सर्व करें। अफगानी पुलाव तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है काबली पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार। और हमने जो है ना ब्रेक के दौरान चिकन को जो है ना बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया और ये चिकन हमारा फाइनली डन हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि इस मसाले को हमने शिफ्ट कर देना है दूसरे पतीले में। और यहाँ मेरे पास है राइस, और राइस को हमने धोकर पानी में भिगो के रखा हुआ है, ठीक है। और इसको जो है हमने इसमें डाल दिया और इसी के साथ ये जो मसाला है ये भी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और बहुत सादा सा है। आप जब कैमरे में आप देख रहे हैं ना तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें कोई मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसको हमने इसमें मिक्स करने के बाद इसे हमने छोड़ देना है पकने के लिए, ठीक है। और ये हमारा जो है काबली पुलाव बनाने का बहुत आसान तरीका है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं बनाया कैसे। ऐसे हमने चिकन ली हमने और एक पैन के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसके अंदर हमने प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया। डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, दही डाला और चिकन भी डाल दिया साथ में। और मसालों में दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची ये हमने डाला जो साबुत में। और जो पिसा हुआ बल्कि नहीं था, कुटा हुआ, उसमें ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच और नमक, ये डालकर हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया। पकाने के बाद जब ये बिल्कुल चिकन पक गई और इसके अंदर से खुशबू आने लगे और दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए दही का। और उसके बाद फिर हमने इसको राइस के अंदर शामिल कर दिया। जैसे पुलाव बनता है वैसे ही बनेगा ये। और इसके साथ जो है एक और चीज़ वो ऐड होगी और वो है किशमिश और गाजर, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि ये आपने ले लिया किशमिश और ये आपने ले लिया गाजर। और आज मैं आपको एक और टेक्निक बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग करते हैं। शाइनिंग इसमें बहुत अच्छी आती है। और अगर आपने इसमें जो है शहद इस्तेमाल किया ना। हमारे पास कॉलर हैं सबीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सबीन। जी सबीन। और सर मैंने आपसे सवाल पूछना था कि देखिए हमारे काम की हमको ना बहुत प्रेशर से ना बहुत मसला होता है। समझ नहीं आई क्या आप क्या कह रही हैं? जरा इनकी आवाज स्लो बोलिए जरा। हाँ ये काम किया उनको ब्लड प्रेशर का मसला। अच्छा ठीक है। और शेर का सिरका पिछले किलो आपने बताया था। हाँ ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए, बीमारी के लिए इसका प्रोडक्ट बता दें प्लीज। ब्लड प्रेशर के लिए बता दूं ना, ठीक है। हाँ ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें। यहाँ पर हमने गाजर, किशमिश, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा पानी ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ इसमें जो शाइनिंग पैदा करने के लिए मेरे पास है ये हमदर्द का असली नेचुरल जो है ना 100% प्योर जो है हनी, शहद। और ये हम 1 से 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त शाइन, ये जो गाजर और किशमिश में शाइनिंग पैदा हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये मैं इसमें
डाल रहा हूँ 1 से 2 टेबल स्पून मिठास के लिए, ठीक है। और इसे आप करेंगे मिक्स और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमदर्द की हमाम प्रोडक्ट आपको वैसे ही पता है कि ये 100% नेचुरल होती हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मौजूद है। रूह अफ़ज़ा जो है वो जैसे आपको पता है कि सालों की हमारी मिरास है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ सिरका जो है, एप्पल साइडर विनेगर, ये भी एक कुदरती चीज़ है और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जो जिस्म में वेंस होती हैं उसको साफ़ कर देती है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करती है। और तरीक़ाकार ये है कि 1 कप नीम गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर हमदर्द वालों का, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, वज़न भी कम होता है और इसके साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप आ जाते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि छोटी चंदन ये आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे। 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, इसका पाउडर बनवा लें और अपने सामने लीजिएगा, अपने सामने ही पाउडर बनवाएं, बना बनाया ना लें, ठीक है। छोटी चंदन का पाउडर बनवा लिया आपने पंसारी की दुकान से, लाकर किसी एयर टाइट जार में रख लें। सुबह रोज़ाना 1 चुटकी निहार मुँह, 1 चुटकी लिया मुँह में रखा, पानी पी लिया आपने, रोज़ाना का मामूल बना लें। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता जब तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल आदमी जो जिनका सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। दूसरा, दोपहर के टाइम पे जैसे कि 3 बजे से पहले दोपहर के फ़ौरन बाद 1 बजे 1 से 3 बजे के दरमियान अगर 2 खीरा और आधी गड्डी धनिया, 2 खीरा और आधी गड्डी धनिया, हरा धनिया, इसको अगर इसका जूस बनाकर इसको पी लें तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारे जब मैदे में तेज़ाबियत और गर्मी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नमक की क्वांटिटी को नमक कम करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। शुरू में तकलीफ़ होती है, 15 दिन अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया कि 15 दिन तक रेगुलर कोई काम करता रहे तो वो उसकी आदत बन जाती है। तो 15 दिन तक आप थोड़ा सा कम नमक वाला खाना खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते नमकीन खाना बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, तो उनके लिए लो सोडियम नमक, लो सोडियम सॉल्ट नमक जिसको कहते हैं लो सोडियम वाला, ये बड़े किसी स्टोर पे जाएं, वहाँ जाके नमक वाले जो चैनल हैं जहाँ पर नमक रखे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा लो सोडियम सॉल्ट। वो आपने लेना है, वो आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर में बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। उसमें सोडियम की मिक़दार कम होती है। और चिप्स और बहुत सारी नमकीन चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि लो सोडियम, यानी कि इसमें सोडियम की मिक़दार कम है। वो प्रोडक्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाई सोडियम वाली चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे आप तो कभी भी आपका जो है ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि हम शादी वगैरह के अंदर जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना होता है, तो वहाँ पर कोई बात नहीं है, थोड़ा कम खा लें, घर आकर खा लें अपने हिसाब से। जब इंसान बीमार है ना तो उसको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। तो कोई देखे या ना देखे, इंसान तो अपने आप को देख रहा होता है ना, समझ रहा होता है, अल्लाह ताला देख रहा होता है। जी हमारे पास कॉलर जावेद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जावेद भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई जरा मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बोले। वो उसका कि इलाज बड़ा करवाया डॉक्टरों से, हकीमों से, कितनी उम्र है? उसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल है। 27-28 साल है जी। उसके असल में सोराइसिस का मसला है, सर में सिकरी जैसे नहीं होती, सिकरी तो नहीं होती लेकिन वो जैसे मोटे मोटे जैसे
मछली के छिलके नहीं होते, हाँ हाँ ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक तो है। बड़ा इलाज कराया, इसका कोई आराम नहीं आ रहा। तो आखिर आपका प्रोग्राम देखा है तो मैंने कहा कि आपसे गुजारिश करें, शायद इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। इससे आराम दे। देखिए अल्लाह ताला हर चीज़ में बेहतरी लाने वाला है, और कुदरत के उस पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़त्म ना हो। बस इंसान को इरादा अच्छा होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगकर चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह वो जो है ना मामला हल हो जाएगा। ठीक है जी, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने जो है क्या कहते हैं बादाम का तेल, ये आपने लेना है, और इसके अंदर मेथी दाना, ठीक है, मेथी दाना आधा कप, ये वाला जो कप है ना, इससे आधा कप मेथी दाना ले लिया आपने, इसको पाउडर बना लिया। ठीक है, मेथी दाना आधा कप लिया आपने, इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद इसी कप में डाला, इसमें पानी भर दिया, 1 कप पानी और आधा कप मेथी दाना का पाउडर। ठीक है, खुद बनाना है। पाउडर बना के आप 1 कप पानी के अंदर भिगो दें रात को। सुबह उठने के बाद ये बिल्कुल लेस टाइप का, गोंद टाइप की चीज़ बन चुकी होगी। इसके अंदर बादाम का तेल 1 चाय का चम्मच आपने डाला, मिक्स किया अच्छी तरह से, और इसको बालों की जड़ों पे लगाना है और मसाज करना है बालों की जड़ों पे, और इसको लगे रहने देना है 3 घंटे तक। ठीक है, और उसके बाद उसको वॉश कर लेना है। और केमिकल वाला शैम्पू बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, बेबी टाइप का शैम्पू इस्तेमाल करना है जिसमें केमिकल कम से कम हो। नमकीन पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं करना, न चेहरे पे करना है ना बालों पे करना है। और इसके साथ साथ इसे हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है। 15 दफ़ा कर लें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है अगवानी पुलाव, तैयार होने के आखिरी मराइल में है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त अगवानी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है, और पुलाव को हमने जो है नीचे इसको डिश आउट किया। उसके ऊपर जो है ना गाजर को और जो किशमिश है उसको, और थोड़ा सा पानी और 1 टीस्पून ऑयल, और इसके साथ शहद जो है ना 2 खाने के चम्मच मैंने डालकर इसको पकाया। तो इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि गाजर के ऊपर एक शाइनिंग सी आ गई है, और बहुत ही खूबसूरत सा जो कलर है ना इसका गाजर का, वरना फीका फीका सा कलर हो जाता है। तो अगर हमदर्द का जो असली शहद है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली शहद की क्या बात है। तो मिठास हमें चाहिए होती है। जब भी अगवानी पुलाव आप बनाएं तो उसके अंदर नमकीन और मीठा का जो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। शहद असल में मिठास बहुत तेज़ नहीं होती है। शहद जो है मिठास में तुर्शपन भी होता है। शहद की मिठास में तुर्शपन होता है, तुर्श मिठास होती है। यानी कि जैसे कि हम चीनी की मिठास सिर्फ मीठी होती है ना, वैसे नहीं होती, ये तुर्श वाली मिठास होती है। तो बहुत अच्छा ये आप डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्द का जो शहद है वो आपको मुख्तलिफ, अच्छा नेचुरल और 100% ओरिजिनल है। तो ये आप अपने खानों में, अपनी मेडिसिन में, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी और आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप इसी तरह से राब्ते में रहिएगा, और दोबारा मुलाकात होगी आपसे ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।